हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देवभूमि एजुकेशन पॉइंट आपके लिए लेकर आया है दोस्तों। आज यहाँ पर यूटेट फर्स्ट और सेकंड का सिलेबस, ठीक है। जैसा कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, आपके पास सिलेबस होना, ठीक है। सिलेबस अगर आपके पास हो, ये एक इस तरीके का है कि हमें किसी मंजिल पे जाना है और हमें रास्ता अगर पता होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है चलते हैं। ये एक हिसाब से आपके लिए पाथ का काम करेगा, मैप का काम करेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अगर अपनी स्टडी सिलेबस के अकॉर्डिंग करते हैं किसी भी, तो वो काफ़ी इफेक्टिव वो स्टडी आपके लिए हो सकती है, काफ़ी अच्छा आप उसमें परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो दोस्तों। अगर आप नए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। और बाकी जो है आपको ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, बता दूंगा मैं आपको कहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हो। बाकी मेरे साथ इस वीडियो में आप बने रहिए। वीडियो को प्लीज़ अभी लाइक कर लीजिए यार, ठीक है। वीडियो लाइक करेंगे आप, हमको भी मोटिवेशन मिलती है और काम करने के लिए एनर्जी मिलती है दोस्तों, ठीक है। तो एक आपका एक लाइक हमारे लिए एनर्जी बूस्टर का की तरह यहाँ पर कार्य करता है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर यूटेट फर्स्ट एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की अगर बात करें दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 4-5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे जो टोटल 150 नंबर के होते हैं। इसमें सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 30 मार्क्स के होंगे, जैसे कि आपको पता होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यूटेट का जो एग्जाम देंगे आप, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। आप 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको, 150 के 150 क्वेश्चन बिंदास आप जो है वहाँ पर क्लिक कीजिए, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई माइनस मार्किंग नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। जो आते हैं वो तो वेल एंड गुड है, जो नहीं आते हैं वहाँ पर उनको भी आप जो है क्लिक कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर चलिए CDP हो गया। उसके बाद फर्स्ट लैंग्वेज देखते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज आपको चूज करनी होती है एक, तो उसमें फर्स्ट लैंग्वेज भी 30 क्वेश्चन उसमें आते हैं। 30 क्वेश्चन में से 30 मार्क्स का ईपी होता है। बात करते हैं सेकंड लैंग्वेज की। फर्स्ट लैंग्वेज के अलावा जो जितनी लैंग्वेज होती है उसमें से कोई एक आप चुन सकते हैं, तो वो भी 30 मार्क्स का होता है। 30 क्वेश्चन उसमें आते हैं। अगला है मैथमेटिक्स दोस्तों, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन इसमें भी आते हैं। और बाकी एक उसके बाद अगला जो पार्ट आता है वो आता है एनवायरमेंट, सॉरी इसमें दिया नहीं है, एनवायरमेंट थोड़ा सा हमसे रह गया है। तो दोस्तों यहाँ पर एनवायरमेंट के भी EVS के यानी कि 30 क्वेश्चन आते हैं, जो कितने मार्क्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होते हैं, यानी कि टोटल हमारे पास जाता है 150, ठीक है। तो यानी कि 150 क्वेश्चन आते हैं और 150 मार्क्स के होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं प्राइमरी लेवल में दोस्तों अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर है तो ना, जो 30 नंबर की EVS आती है उसमें आप कवर कर सकते हैं। अगर 30 में से 25 प्लस आप अगर लेके आ जाते हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। वैसे ही मैथ्स में थोड़ा जो है 10-11 नंबर आप कम से कम 10-11 नंबर तो आप पेडागोजी वगैरह से कलेक्ट कर ही अपने लिए बना ही लोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा अगर आपका पर्यावरण वाला पार्ट अच्छा है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं यूटेट सेकंड की। तो एग्जाम पैटर्न की इसमें भी बात करें दोस्तों, इसमें जैसे कि आप जानते हैं CDP 30 नंबर की आती है, ठीक है। CDP 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। और फर्स्ट लैंग्वेज सेम इसमें भी 30 और 30 मार्क्स के। और सेकंड लैंग्वेज आपको सेम पहले की तरह चूज करनी है, यहाँ पर भी 30 मार्क्स का होता है। और इसमें जो डिफरेंट है तो दोस्तों एक यहाँ पर ये डिफरेंट है कि यहाँ पर 60 नंबर का, अगर आप साइंस टीचिंग के लिए कर रहे हैं तो साइंस से आपका सब्जेक्ट है तो आपको मैथ्स और साइंस देखने को मिलेगी, यानी कि 30 क्वेश्चन मैथ्स के देखने को मिलेंगे और 30 क्वेश्चन आपको साइंस के देखने को वहाँ पर मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर मैथ्स और साइंस से आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल जो है ये भी 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन यहाँ पर को आपको देखने को मिलेंगे इसमें भी। चलिए उसके बाद बात करते हैं मेन है जो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं, ठीक है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसको हम शॉर्ट में CDP बोल देते हैं। तो CDP से के अंतर्गत जो है दोस्तों यहाँ पर हम टॉपिक वाइज है, यानी कि पॉइंट वाइज है, तो वहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं इसके अंतर क्या क्या है दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट सबसे पहला जो टॉपिक है, पॉइंट है, वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। बाल विकास। बाल विकास के अंतर्गत से आपको 6 मार्क्स का लगभग आपसे पूछा जा सकता है। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। प्रिंसिपल्स एंड डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। देखिए प्रिंसिपल के अंतर्गत मैं आपको बताता हूँ, आपको पढ़ने हैं लगभग बाल विकास के जितने सिद्धांत हैं वो आपको थोड़ा थोड़ा आप पढ़ ही लेना उनको, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्शन डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग, तो आपको इसके जो विकास के को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनके साथ उनका जो है अधिगम के साथ जो रिलेशन है उसके बारे में आपको पढ़ना है। रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ठीक है, यानी कि पर्यावरण और आनुवंशिकता का
रोल आपको भी ये भी पढ़ना है। उसके बाद आगे हम देखते हैं, देखिए बाल विकास में पर्यावरण का क्या रोल होता है, ठीक है, वातावरण पर्यावरण का क्या रोल है और आनुवंशिकता का क्या रोल है, ये आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यूनिट 2 में आ जाते हैं, तो यूनिट 2 में आपको 6 मार्क्स का इसमें भी लगभग आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके अंतर्गत आपको यूनिट 2 में मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है, लर्निंग का मीनिंग और कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंड इट्स प्रोसेसेस, ठीक है, और इसकी प्रक्रियाएं पढ़नी है। फैक्टर अफेक्शन लर्निंग, और यानी कि लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक आपको पढ़ने हैं। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, लर्निंग की थ्योरीज आपको पढ़नी है, ठीक है। लर्निंग की थ्योरीज के अंतर्गत दोस्तों देखिए यहाँ पर लर्निंग की थ्योरीज आपको देखना, आपने देखा होगा जैसे स्किनर ने दिया था, और किसने दिया था, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, ठीक है, ये कुछ लर्निंग की थ्योरीज थी जो दी गई थी इनके द्वारा। तो आप इनको पढ़ लेना, यहाँ पर उनका नाम नहीं दिया गया है। हाँ, ऊपर एक चीज़ बताना भूल गया, जो चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज दी थी, जैसे जीन प्याजे था और वाइगोत्स्की था और एक बंदा कोहलबर्ग, ठीक है, ये 3 थी, जो ये 3 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जीन प्याजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग, ये 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन तीनों थ्योरीज को अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर पक्का इन तीनों में से 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप ये थ्योरीज पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर ये हो गया थ्योरीज एंड इट्स इम्प्लीकेशन हो गया। हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड थिंक, ये इसमें से आपको पढ़ना है। आपको मोटिवेशन एंड इम्प्लीकेशन फॉर लर्निंग, ये भी आपको पढ़ना है, यहाँ से देखने को मिलेगा यूनिट 2 के अंतर्गत। उसके बाद यूनिट 3 में आपको 6 मार्क्स से यहाँ से भी पूछा जा सकता है, जिसके अंतर्गत आपको इंडिविजुअल डिफरेंस पॉइंट वाइज किया गया है। इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता आपको पढ़नी है। व्यक्तिगत भिन्नता के अंदर का इसका मीनिंग आपको पढ़ना है। टाइप्स एंड फैक्टर अफेक्शन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जेंडर, कम्युनिटी, कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है। तो इसकी जो समझ है, पूरी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की समझ है, वो किसको रिलेट करते हुए आपको पढ़ना है, किसके बेस पे पढ़ना है आपको, जैसे लैंग्वेज के बेस पे, ठीक है, क्या विभिन्नताएं होती है, जेंडर के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, कास्ट और रिलीजन के बेस पे किस जो है जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं लोगों में, पाए जाते हैं बच्चों में, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पर्सनालिटी, आप व्यक्तित्व पढ़ेंगे, व्यक्तित्व के अंदर का आपको उसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है। एंड टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आपको पढ़नी है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर शेपिंग, इसको मतलब इसके फैक्टर क्या क्या हैं, इसके कारक कौन कौन से इसकी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। इट्स मेजरमेंट, इसका मूल्यांकन भी आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं बुद्धि में, इंटेलिजेंस में दोस्तों, इसका बुद्धि का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है। थ्योरीज पढ़नी है, ठीक है, बुद्धि की जो थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, बहुआयामी बुद्धि होती है, तो बहुत सारी जो भी थ्योरीज दी गई हैं उनको आपको पढ़ना है। एंड इट्स मेजरमेंट, इसका मूल्यांकन आपको पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस आपको पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपको पता है फ्राइड ने दी थी, ये अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर प्रत्येक पेपर में यहाँ से एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद यूनिट अगर 4 में बात करें तो यहाँ पर भी 6 नंबर का आपसे लगभग पूछा जा सकता है, तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डाइवर्स लर्नर्स के अंदर जो है आपको बैकवर्ड, मेंटली रिटार्डेड, गिफ्टेड, क्रिएटिव, डिसएडवांटेज एंड डिप्राइव्ड, स्पेशली एबल्ड, और इतनी चीज़ पढ़नी है। तो आगे इसमें लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, लर्निंग में अधिगम में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं, ठीक है। उसके बाद एडजस्टमेंट के बारे में आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ एंड वेज ऑफ एडजस्टमेंट, रोल ऑफ टीचर इन द एडजस्टमेंट, ठीक है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ से भी पढ़नी है। तो दोस्तों ये यूनिट 4 था। अब हम आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 में आपको भी 6 नंबर का आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो 6 नंबर का यहाँ से आप देखते हैं क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। इसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में, टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, ठीक है, 2005 जो NCF 2005 था, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको टीचिंग लर्निंग की क्या स्ट्रेटजीज होती हैं वो पढ़ना है, मेथड्स क्या हैं वो पढ़ने हैं, और टीचिंग लर्निंग की क्या प्रक्रिया है, ये यानी कि कुल मिला के आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 दूसरा NCF 2005 ये आपको पढ़ना है, ठीक है, यहाँ पर यूटेट में। उसके बाद मीनिंग एंड पर्पस ऑफ असेसमेंट आपने देखा होगा दोस्तों, ठीक है।
असेसमेंट जो बीएड आपने किया था उसमें 4th सेमेस्टर में ये बुक चलती होगी। जो नए बच्चे हैं तो उसमें असेसमेंट की जो बुक चलती है तो उसमें आपको ये अच्छे से पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से कोई दूसरी बुक खरीद के वहाँ पर से पढ़ सकते हैं। बाकी अगर बीएड की आपके पास बुक्स है ना तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर लास्ट तक की बुक्स को पढ़ लीजिए। जो जो पढ़ने वाली अच्छी बुक्स है, फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी अच्छी बुक्स थी और लास्ट सेमेस्टर में भी, तो आप इनको पढ़ के यहाँ से जो है देख सकते हैं। इसको मेजरमेंट है पढ़ना है आपको, ठीक है, मेजरमेंट पढ़ना है, एवोल्यूशन पढ़ना है और कम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस एवोल्यूशन पढ़ना है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट पढ़ने हैं, एक्शन रिसर्च के बारे में आपको पढ़ना है और राइट टू एक्शन यानी कि ये 2009 का जो अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ना है आपको। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, ठीक है, टीचर के क्या रोल है, क्या जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में पढ़ना है। किसके अकॉर्डिंग? 2009 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। चलिए आगे बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। दोस्तों इंग्लिश के अंतर्गत जो है इंग्लिश का सिलेबस है उसमें आपको देखने को मिलेगा अनसीन पैसेज आते हैं, ठीक है। तो अनसीन पैसेज जो आते हैं दोस्तों उसमें से आपको क्वेश्चन छांटने होते हैं। आपको 4 या 5 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे उस पैसेज से रिलेटेड, जिसका आंसर उन पैसेज में होता है तो वो पैसेज अनसीन पैसेज आपको देखने को मिलेंगे, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे फिल इन द ब्लैंक्स आपको देखने को मिलेंगे जिसमें आपको भरने होंगे। सेंटेंस करेक्शन आपको करना होगा, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा जाएगा, स्पेलिंग एरर, कॉमन एरर और साउंड एंड दियर फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों मॉडल ऑक्सिलरीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरीज आपको पढ़ लेना है। ये इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और लिटरेरी टर्म से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया गया है, यहाँ पर थोड़ा पॉइंट मेन पॉइंट दिए हैं, लेकिन यही होता है। इससे ज़्यादा आप देखिए, आपको फ्रेजल वर्ब पढ़ने, लिटरेरी टर्म पढ़ने, कॉमन एरर, स्पेलिंग एरर पढ़ने हैं, तो आप पूरा इसके अंदर भी क्या हो सकता है, तो आपको ये एक कॉमन सा इसको देख लेना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देख लेना, किस तरीके से ये बनते हैं और कैसे इनका जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाया जाता है या खोजा जा सकता है, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम से ठीक है, आप इसको देख सकते हैं, देख लेना इनको। बाकी पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच इंक्लूडेड टॉपिक एज फॉलोज, ठीक है, ये नीचे जिस तरीके अभी बताते हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो इसकी इंग्लिश की पेडागोजी भी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप जो ये पेडागोजी वाले क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इनको ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको ये काफ़ी अच्छे से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेमिंग क्वेश्चन इंक्लूडेड वाइज क्वेश्चन से कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल से टीचिंग लर्निंग मटेरियल से, इतनी चीज़ें आपको इसके अंतर्गत जो है पढ़नी है, ठीक है। बाकी काफ़ी अगर इस सिलेबस को आप अगर ज़्यादा वो लेंगे तो फिर आपके लिए परेशानी भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा ईजीली लीजिए इसको, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी के अंदर का आपको देखने को मिलेंगे पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगर आप हिंदी वाले पार्ट में अगर अपनी पकड़ अच्छी बनाते हैं तो यहाँ पर एक नंबर जो है लेने का एक अच्छा जहाँ पर स्कोप होता है। कई लोगों के लिए हिंदी टफ भी हो सकती है, कई लोगों के लिए हिंदी ईजी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद विलोम शब्द, जैसे कि इंग्लिश का सिलेबस था सेम लगभग इसी तरीके का रहने वाला है यहाँ पर भी, ठीक है। तो आपको शब्द भेद करना होगा, कारक से, संधि से, समास से, उपसर्ग और प्रत्यय से और गद्यांश से। जैसे कि हमने गद्यांश से इंग्लिश में बात की थी, तो अनसीन पैसेज जैसे वहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी गद्यांश आते हैं, वहाँ से क्वेश्चन आपको करने होते हैं। मुहावरे और लोकोक्तियाँ आती हैं दोस्तों, ठीक है। वाक्य शुद्धि, वाक्य को शुद्धि करना आता है। तत्सम और तद्भव शब्दों से जो है आपके लिए क्वेश्चन आते हैं। शब्द और उनके अर्थ पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से आ सकता है। अनेक शब्द के लिए, ठीक है, अनेक वाक्य के लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द पूछा जाता है। वचन पूछे जाएंगे। रस और छंद और अलंकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चिन्हों के बारे में आ सकते हैं लेकिन कम चांसेस रहते हैं। वर्तनी त्रुटि तो आती है दोस्तों, इसमें से आपसे पूछा जा सकेगा। रचना एवं कृतियाँ, ठीक है, रचना एवं कृतियाँ ये आपको पढ़नी पड़ेंगे। यहाँ पर जो है रचना एवं कृतियाँ आपको देखने को मिलेंगी, तो रचना एवं कृतियाँ आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, ठीक है। चलिए उसके बाद भाषा शिक्षा शास्त्र यानी कि शिक्षण शास्त्र में यहाँ पर पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी से आपको भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई दक्षता का विकास और भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, जिसके अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चीज़ें हो जाएंगी। और उपलब्धि परीक्षण का निर्माण,
और समग्र और सतत मूल्यांकन ये आपको पढ़ना है, और उपचारात्मक शिक्षण आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हिंदी से आपसे पूछी जा सकती हैं। तो हिंदी में आपको काफ़ी अच्छे से ये पढ़ने हैं, और जो पैसेज आता है उसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तभी जो है आप उसके क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए, उसके बाद है नंबर सिस्टम, बॉड मास। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, मैथ्स की बात आ गई अब। ठीक है, तो मैथ्स के अंतर्गत आपको, अगर आपका मैथ सब्जेक्ट है तो नंबर सिस्टम आपसे पूछा जाएगा, बॉड मास पूछा जाएगा और सिंप्लीफिकेशन पूछा जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, अगर यूटेट फर्स्ट है तो आपको देना ही पड़ेगा मैथ्स। ठीक है, उसके अंतर्गत इतनी चीज़ आएंगे। उसके बाद अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा हैंडलिंग, कैलेंडर, एलसीएम और एचसीएफ, मनी, शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद क्लॉक आपको पढ़ना है। ठीक है, क्लॉक के अंदर से भी आपसे पूछ सकता है वो। पेडागोजी और मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो दोस्तों, इसके अंतर्गत आपको नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन द करिकुलम, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, इवैल्यूएशन मेथड, कम्युनिटी ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। तो इतनी चीज़ें जो है पेडागोजी से पूछा जा सकता है, यानी कि मैथ्स की पेडागोजी। ठीक है आपसे। चलिए, उसके बाद साइंस की अगर हम बात करें दोस्तों, साइंस में आपको मैं पहले भी कह चुका हूँ, साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो साइंस में आपको 6 से 10th तक की बुक्स पढ़ लेनी है। ठीक है, तो उससे प्राइमरी लेवल की बुक्स भी आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने लायक उसमें जो मेन होता है वो 6 to 10th होता है। तो 10 तक की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उनको आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जनरल साइंस आता है अप टू 10th क्लास, विच वुड इंक्लूड सच एज एनिमल रिप्रोडक्शन एंड एडोलसेंस, ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ, हीट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फोर्स एंड मोशन और केमिकल सब्सटेंसेज, लाइट एंड साउंड, लिविंग बीइंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ह्यूमन बॉडी के बारे में है, या रिप्रोडक्शन, एनिमल के बारे में, ऊर्जा, ताप, गति, तो ये सारी चीज़ों के बारे में, रासायनिक पदार्थ, ठीक है, लाइट, साउंड, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एनसीईआरटी की बुक्स में 10th तक मिल जाएंगी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने 10th तक की सारी बुक्स पढ़ ली हैं तो आपका यूटेट में साइंस के सारे क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में भी आपको 10th तक की केमिस्ट्री की बुक, यानी कि साइंस की एक ही बुक आती है 10th तक, तो आपको वो पढ़ लेनी है 6 to 10th। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वैसे ही फिजिक्स का है, वैसे केमिस्ट्री का है। पेडागोजी की बात करें साइंस में, तो आपको नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस पढ़ना पड़ेगा। टेक्स्ट मटेरियल या फिर टीचिंग के एड्स जो है साइंस में, हम क्या क्या एड्स से यूज़ कर सकते हैं टीचिंग के लिए। ठीक है, दृश्य श्रव्य सामग्री जो होती थी, तो उसको अंडरस्टैंडिंग द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोलर सिस्टम, नेचुरल साइंस, रेमिडियल टीचिंग, इवोल्यूशन, इनोवेशन, मेथड ऑफ साइंस टीचिंग और प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये इसको आपको साइंस की पेडागोजी के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, इतनी चीज़ें। तो अब आ जाते हैं दोस्तों एनवायरनमेंट पे। ठीक है, एनवायरनमेंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट आपके लिए हो जाता है एनवायरनमेंट। ठीक है ना, तो एनवायरनमेंट से आपको पढ़ना है सबसे पहले द वर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, तो द वर्ड ऑफ लिविंग से आपको पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके बाद हेल्थ और डिजीज़ आपको पढ़नी है एनवायरनमेंट में, जो आपके साइंस में भी काम आ सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन आपको पढ़नी है। ठीक है, ट्रैवलिंग आपको पढ़ना है। ट्रैवल में बेसिक नॉलेज ऑफ एयर है, वाटर है, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, पोल्यूशन है, और रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, रेगिस्तान, मरुस्थल या फिर फॉरेस्ट है, वाटर, पानी, पोल्यूशन, प्रदूषण, ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, ये स्रोत, एनर्जी और एनवायरनमेंट के, इनके क्या क्या स्रोत हैं, ये सारे आपको फौना और फ्लोरा आपको पढ़ना है। मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था इसके बारे में। उसके बाद आगे एनवायरनमेंट स्टडीज़ एंड पोल्यूशन आपको पढ़ना है। ठीक है, पर्यावरणीय अध्ययन जो है और उसके पर्यावरणीय पोल्यूशन जो है, इसके बारे में आपको पढ़ने हैं। और ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद प्रोफेशन है, मैटर एंड एनर्जी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पर्यावरण के अंतर्गत। और पर्सनल हाइजीन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्लोथ एंड हैबिटेट्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फैमिली एंड लिविंग बींग्स आपको पढ़ना है। नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट आपको पढ़ना है। आवर कल्चर एंड सिविलाइजेशन आपको पढ़ना है। पब्लिक प्लेसेस एंड इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है। ठीक है, पब्लिक प्लेसेस
एंड इंस्टीट्यूशंस पढ़ना है। एनवायरमेंटल पेडागोजी की अगर बात करें तो इसमें इसका स्कोप और रिलेशंस टू साइंस एंड सोशल साइंस से पढ़ना है। बेसिक नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल एलिमेंट्स के बारे में होना चाहिए आपको, इससे पूछ सकता है। इसके कॉन्सेप्ट और स्कोप के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज़ से आपको पूछा जाएगा। एनवायरमेंट एजुकेशन लर्निंग प्रिंसिपल्स, इसके सिद्धांतों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, पर्यावरण अधिगम के। और अप्रोचेस टू प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में आपसे पूछ सकता है यहाँ पर पर्यावरण में। तो दोस्तों इतनी चीज़ें हमने पर्यावरण से भी डिस्कस कर ली। उसके बाद आ जाता है लास्ट टॉपिक हमारे पास सोशल स्टडी। तो अगर आपका एसएसटी आपका सब्जेक्ट है, एसएसटी में आपको जियोग्राफी में की बुक से पढ़ लेनी है। यानी कि एसएसटी की जो बुक है सेम वही जो साइंस में मैंने सब्जेक्ट के लिए बोला दोस्तों। अगर यूटेट आपको क्लियर करना है, अपने सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करनी है, तो बाकी बुक से पढ़ने से पहले आपको 10th तक की जितनी भी आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो पढ़ लेनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो इसके बारे में दोस्तों ज्योग्राफी जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखिए 10th तक की बुक्स आपको पढ़नी है, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है, ज्योग्राफी के अंतर्गत आपको कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घटक आपको पढ़ने पड़ेंगे। ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी इसकी, ठीक है, भौगोलिक परिदृश्य जो भी है। एंड रिसोर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के बारे में ज्योग्राफी में आपको पढ़ेंगे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी जो है 10th तक की बुक्स आपको पढ़नी है दोस्तों, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि एसएसटी की जो बुक्स होती होंगी वो एक ही होती होंगी। अगर 2-3 बुक्स भी एसएसटी में लगती हैं 10th तक की तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इंडियन सिविलाइजेशन, हिस्ट्री के अंतर्गत इंडियन सिविलाइजेशन, कल्चर एंड सोसाइटी, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडिया, और मौर्यन एंड गुप्ता एम्पायर्स एंड पोस्ट गुप्ता पीरियड, द मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड, ठीक है। इतनी चीज़ आपको हिस्ट्री के अंदर पढ़नी है। उसके बाद सिविक्स में भी 10th तक की जो बुक्स हैं इसमें साफ साफ दिया है। गवर्नमेंट कंपोजिट एंड फंक्शंस, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। ये चीज़ें आपको इतनी पढ़नी है इसमें। उसके बाद स्टैटिक जीके में उत्तराखंड बेस्ड आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टैटिक यानी कि स्टेट से भी पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर थोड़े क्वेश्चन आपको हो सकता है यहाँ पर उत्तराखंड से देखने को मिलेंगे। तो इसमें नॉलेज उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। इसमें आपसे पूछा जा सकता है ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और बाकी अगर हम बात करें इसमें पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, तो पेडागोजी के बारे में आपको कॉन्सेप्ट इसका पढ़ना है सोशल साइंस का। और नेचर ऑफ सोशल स्टडीज़ की प्रकृति क्या है इसके बारे में पढ़ना है। क्लासरूम प्रोसेसेस, ठीक है, सोशल स्टडी के हिसाब से जो है क्लासरूम कैसे होने चाहिए, इसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। एक्टिविटीज़ एंड डिस्कोर्सेज, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स एंड टीचिंग एड्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सोशल स्टडी में किस तरीके की टीचिंग एड्स से होने चाहिए। प्रोजेक्ट वर्क एंड इवोल्यूशन, इतनी चीज़ें आपको सोशल स्टडी से भी पढ़नी है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, सब्जेक्ट वाला भी अगर आप जो है अच्छी प्रिपरेशन इसके करते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो है हमने यहाँ पर यूटेट फर्स्ट सेकंड का पूरा सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। बाकी इस पीडीएफ को मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जहाँ पर आप ज्वाइन होकर यहाँ से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पूरा इस सिलेबस को देखने के लिए या बाकी अन्य स्टडी मटेरियल अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो हमारी ब्लॉग वेबसाइट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।